Good morning, my dear student friends. This is about me, Dr. Virendra Kumar, Master in Veterinary Science and Animal Husbandry from OUT, Odisha University of Agriculture and Technology. So now we'll move towards our subject. The first chapter is the Introduction to Biology. What is biology? Today we'll discuss about what is biology, what is the nature and scope of biology, and why to take biology as optional or compulsory subject. So first come to biology. What is biology? All of you know from the very beginning, from lower classes, what is biology. But still I have to discuss here. What is biology? Biology is a combination of two Greek words. Biology is the combination of two Greek words. One is bios, another is logos. ये दोनों मिलके बना है biology. Bios plus logos. But these two are Greek words, originated from Greek. And bios इसका एक इंग्लिश मीनिंग है. बायोस मीन्स लाइफ, लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी. अगर ये दोनों को हम मिला लेंगे, बायोस प्लस लोगोस, ये हो जाएगा बायोलॉजी. एंड इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी. ये लोगोस को स्टडी भी बोलते हैं और डिस्कोर्स भी बोलते हैं. डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मीन्स डिस्कशन, डिस्कोर्स. तो स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी और इट इज़ द लाइफ साइंस. इन अदर वर्ड्स वी कैन से biology is the life science, life science, life science. Study of life on earth is known as biology. लेकिन ये बायोलॉजी टर्म कहाँ से आया? ये तो ग्रीक वर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस प्लस लोगोस. लेकिन ये बायोलॉजी टर्म को दोनों साइंटिस्ट पहले कॉइन किए थे. तो फर्स्ट दिस टर्म बायोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय और गिवन बाय टू साइंटिस्ट इन 1802. इस ईयर में दो साइंटिस्ट आए. एक है लामार्क, अनदर इज ट्रिविरानस. ये दोनों साइंटिस्ट, लामार्क बिलोंग्स टू फ्रांस एंड ट्रिविरानस फ्रॉम जर्मनी. लामार्क फ्रॉम फ्रांस, ट्रिविरानस फ्रॉम जर्मनी. ये दोनों साइंटिस्ट फर्स्ट टर्म बायोलॉजी दिए थे. टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट. टर्म biology given by two scientists, Lamarck and Treviranus. किसी भी एग्जाम में आ सकता है, MCQ वाला क्वेश्चन में भी आ सकता है. Lamarck and Treviranus given this term biology. लेकिन ये तो टर्म बायोलॉजी दे दिए. बायोलॉजी के ऊपर बहुत सारे स्टडी किए थे और एक साइंटिस्ट अरिस्टोटल. तो इस सब लाइफ के ऊपर स्टडी करके बहुत सारे बुक लिखे, जिसके लिए अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है और फाइंडर ऑफ बायोलॉजी. तो नेक्स्ट साइंटिस्ट, इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट इज अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, और फाउंडर ऑफ बायोलॉजी. क्यों उनको फाउंडर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है? बिकॉज अरिस्टोटल रिटन मेनी बुक्स रिगार्डिंग योर लाइफ. तो अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी और फाउंडर ऑफ बायोलॉजी. तो ये था जस्ट व्हाट इज बायोलॉजी एंड हु गिवन द टर्म हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी. बट नाउ विल मूव टुवर्ड्स व्हाट आर द डिपार्टमेंट्स और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. ये बायोलॉजी इतना वास्ट हो जाता है कि हम एक बुक में या एक डिपार्टमेंट में उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे. तो क्योंकि बायोस मीन्स लाइफ, बहुत सारे लाइफ है हमारे चारों तरफ. अगर हमारे एनवायरनमेंट को देखेंगे, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है. जैसे देखो हमारे सामने प्लांट है, एनिमल भी है. और एक प्लांट एनिमल एक तरह का नहीं, बहुत सारे प्लांट है. बनियन प्लांट, कोकोनट प्लांट, मैंगो प्लांट, बहुत तरह का प्लांट है. सिमिलरली एनिमल देखेंगे तो एनिमल बहुत सारे का है. सम बर्ड्स आर देयर, बर्ड्स, डॉग, कैट, lion, different type of animal are there, and it's not easy to study in a single book or a single department whole life. So that's why scientists divided the biology into different branches. So now we'll discuss about different branches of biology. So there is vast category of different branches of biology, but we'll discuss about main branches. What are the important branches of biology? Not all, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. तो बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू
मेनली 3 इम्पोर्टेंट ब्रांचेस। तो बायोलॉजी अगर देखेंगे, बायोलॉजी इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 इम्पोर्टेंट ब्रांचेस, मेनी ब्रांचेस बट इम्पोर्टेंट ब्रांचेस आर 3। नंबर 1 इज जूलॉजी, सेकेंड इज नोन एज बॉटनी और फाइटोलॉजी, बॉटनी और फाइटोलॉजी, फाइटोलॉजी। थर्ड इम्पोर्टेंट ब्रांच इज माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे बायोलॉजी डिस्कस किए थे, बायोलॉजी दोनों ग्रीक वर्ड मिलके हुआ, याद है, बायोस, बायोस प्लस लोगोस मिलके हुआ। बायोस का मतलब क्या है, लाइफ, लोगोस का मतलब क्या है, स्टडी, तो स्टडी ऑफ लाइफ हो गया बायोलॉजी। सिमिलरली जूलॉजी क्या है, जूलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, नंबर 1 इज जून, सेकेंड इज लोगस, ये दोनों मिलके बनाए जूलॉजी। सिमिलरली बॉटनी और फाइटोलॉजी, ये जो बॉटनी वर्ड यूज किया जाता है, बॉटनी इज द कॉमनली यूज्ड और पॉपुलरली यूज्ड, एक्चुअल इसका नाम है फाइटोलॉजी। जैसे जूलॉजी है जून प्लस लोगस, फाइटोलॉजी कैसे बना हुआ है, फाइटोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइटन, ये सब ग्रीक वर्ड है, फाइटन प्लस लोगस, फाइटोलॉजी। सिमिलरली अगर माइक्रोबायोलॉजी देखें, माइक्रोबायोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ग्रीक वर्ड्स, बिकॉज यहाँ पर बायोलॉजी है और एक्स्ट्रा माइक्रो वर्ड लगा हुआ है। बायोलॉजी में तो 2 था, बायोस प्लस लोगोस, तो हम माइक्रो वर्ड यूज कर देंगे, माइक्रोस प्लस बायोस प्लस लोगस, हो गया माइक्रोबायोलॉजी। तो दीज आर द ग्रीक वर्ड्स, बट यहाँ पर हम देखेंगे क्या है ये जूलॉजी क्या है। इफ यू कम टू द जूलॉजी, जून मीन्स एनिमल, मीनिंग ऑफ जून इज एनिमल, जू जाते हो क्या देखने के लिए, एनिमल, तो जून मीन्स एनिमल, लोगोस मीन्स स्टडी और डिस्कोर्स, तो हो गया जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल। सिमिलरली बॉटनी और फाइटोलॉजी क्या है, फाइटन मीन्स हर्ब और प्लांट, प्लांट और हर्ब, बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट यूज करते हैं, हॉर्स। तो फाइटोलॉजी और बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट, तो इसलिए सेपरेट किए साइंटिस्ट ने जूलॉजी से बॉटनी को। जूलॉजी इज स्टडी ऑफ ओनली एनिमल्स, क्योंकि एनिमल का कैरेक्टर कुछ डिफरेंट होता है प्लांट से, तो इसलिए इजी स्टडी करने के लिए वो ब्रांच बना दिए। तो ब्रांचिंग करने का मतलब यही था, ओनली फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग एंड इजी स्टडी, क्योंकि एक साथ हम एक प्लांट को लेके एनिमल के साथ पढ़ नहीं सकते। तो फर्स्ट जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल, बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट। सिमिलरली इफ यू कम टू माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोस मीन्स वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, जो माइक्रोस्कोप में ओनली दिखाई देते हैं, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, जो माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं, वेरी स्मॉल। बायोस मीन्स लाइफ, तो स्टडी अबाउट वेरी स्मॉल लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। तो हम देखेंगे तो बायोलॉजी क्या है एक साथ, व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल लाइफ लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस, लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। यहाँ पर बैक्टीरिया वायरस को भी हम स्टडी करेंगे। तो इसलिए बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ और ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन आवर अर्थ, all the living organism which are surrounding us we have to study in this biology। तो स्टडी को इजी करने के लिए ये ब्रांचिंग हुआ, लेकिन हर ब्रांच में तुमको एक फाउंडर दिखाई देंगे। जैसे फाउंडर ऑफ बायोलॉजी थे कौन, अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी और फाउंडर ऑफ बायोलॉजी। सिमिलरली हर एक ब्रांच में तुमको फाउंडर मिलेंगे, फादर और फाउंडर ऑफ जूलॉजी, फाउंडर ऑफ बॉटनी, फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो अभी हम वो फाउंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो जूलॉजी, फर्स्ट इफ यू कम टू द जूलॉजी, फाउंडर ऑफ जूलॉजी इज अरिस्टोटल अगेन। तो अरिस्टोटल इज द फाउंडर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज फाउंडर ऑफ जूलॉजी। जैसे तुम्हारे क्रिकेट टीम अगर देखें, एक क्रिकेट टीम में एक कैप्टन होता है, वही कैप्टन वो प्लेयर का रोल भी निभाता है। तो इसलिए यहाँ पर बायोलॉजी का फादर जो है, जूलॉजी का फादर वही, तो वही कैप्टन बन गए और दोनों ओनली प्लेयर। तो अभी देखेंगे बॉटनी, बॉटनी का फादर कौन है, थियोफास्टस, थियोफास्टस
Faustus is known as father of botany. Similarly, father of microbiology is Louis Pasteur. Louis Pasteur is known as father of microbiology. ये तीनों थे फाउंडर ऑफ जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी रेस्पेक्टिवली. तो दिस इज अबाउट द मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और डिफरेंट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हम अदर पोर्शन में पढ़ेंगे, अदर लेक्चर में पढ़ेंगे. तो इतना क्लियर हुआ. नोट आपको खुद को बनाना है, वीडियो पॉज करके अच्छे से समझो और नोट बनाओ. तो नेक्स्ट हम देखेंगे ये बायोलॉजी में एक्चुअली हम क्या पढ़ेंगे. हम तो देख लिए बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस. तो हमको अभी क्लियर हो गया बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक तरीके से क्लियर हो गया. स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विल स्टडी अबाउट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन बायोलॉजी. लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट हो सकता है, एक एनिमल हो सकता है, एक माइक्रोब भी हो सकता है. प्लांट हो सकते हैं, एक एनिमल हो सकता है, हो सकता है, एक माइक्रोब और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है. माइक्रोब्स बोलते हैं, बैक्टीरिया, वायरस बहुत सारे हो जाते हैं माइक्रोब्स. तो ये तीनों इम्पोर्टेंट कैटेगरी का लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा एनवायरनमेंट में है. उनमें से कुछ हमको नेकेड आई में दिखाई देते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल, दे आर बॉडी वी कैन सी. बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई. वी नीड माइक्रोस्कोप फॉर देयर स्टडी. तो इसलिए अगर देखेंगे फर्स्ट टू आर विजिबल बट लास्ट वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट विजिबल टू आर नेकेड आई. तो इसलिए उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. माइक्रोस्कोप का जरूरत है उनको देखने के लिए. लेकिन अगर देखेंगे एनी प्लांट, when you cross a road, when you are roaming around a park, you will come across many plants, you will come across many animal. When you enter into a forest or zoo, you can find many animal, different category of animal. जैसे प्लांट देखेंगे तो प्लांट में तुम एक बानियन प्लांट देख सकते हो, एक कोकोनट प्लांट देख सकते हो, एक बनाना प्लांट देख सकते हो. अभी मैं क्वेश्चन पूछूं तो प्लांट, हमारा नेचर में जितने प्लांट है, आर ऑल द प्लांट्स आर स्ट्रक्चरली सेम? आर ऑल द प्लांट्स हैविंग सेम टाइप ऑफ बॉडी? नो. अगर हम देखेंगे, इफ यू लुक एट योर एनवायरमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स आर देयर. banyan plant is completely different from mango plant. banyan plant का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, मैंगो प्लांट का बॉडी स्ट्रक्चर completely different. मैंगो प्लांट का जो फ्रूट, मैंगो का फ्रूट शेप कोकोनट का या बनियान का फ्रूट शेप से सेम नहीं होगा. द फ्रूट ऑफ बनियान इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रूट ऑफ मैंगो. द फ्रूट ऑफ कोकोनट इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रूट ऑफ बनियान, डिफरेंट फ्रॉम फ्रूट ऑफ बनाना, डिफरेंट फ्रॉम फ्रूट ऑफ अदर प्लांट. तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट. वन प्लांट काइंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड. सिमिलरली इफ यू कम टू द एनिमल, इन एनिमल ऑल्सो ऑल द एनिमल्स आर डिफरेंट. डॉग का बॉडी शेप, डॉग का जो स्ट्रक्चर वो लायन के साथ सेम नहीं होगा, लायन का बॉडी स्ट्रक्चर टाइगर के साथ सेम नहीं होगा. तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक एनिमल का बॉडी स्ट्रक्चर और एक एनिमल का बॉडी स्ट्रक्चर से नहीं मिलेगा. देयर इज डिफरेंस. सो दैट्स व्हाई इट इज डॉग, इट इज लायन. सिमिलरली द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ टाइगर इज डिफरेंट फ्रॉम लायन, इसलिए वो टाइगर हो गया. तो जैसे एनिमल डिफरेंट है, प्लांट भी डिफरेंट है, माइक्रोब भी डिफरेंट है. बहुत सारे माइक्रोब हमको मिलेंगे, बहुत सारे टाइप ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे, बहुत सारे टाइप ऑफ वायरस भी मिलेंगे. तो यहाँ पर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स आर देयर. अभी क्वेश्चन आता है, मेरा क्वेश्चन, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो बोले हम, डॉग इज डिफरेंट फ्रॉम लायन, लायन इज डिफरेंट फ्रॉम टाइगर, और मैंगो प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम कोकोनट प्लांट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज द मेन बेसिस?
behind them to differentiate one plant from other plant or one animal from other animal. The main difference is their body size or body structure. बॉडी स्ट्रक्चर, तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो जाता है. बॉडी स्ट्रक्चर, तो बॉडी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो जाता है. बॉडी स्ट्रक्चर, अगर बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे, डॉग का बॉडी स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा लायन का बॉडी स्ट्रक्चर, लायन बॉडी स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा टाइगर बॉडी स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेसेस ए स्पेसिफिक बॉडी. क्लियर हो गया? तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक बॉडी होगा जो हमको दिखाई देता है. डॉग को देखेंगे तो डॉग का बॉडी दिखाई देगा, लायन को देखेंगे तो लायन का बॉडी दिखाई देगा, टाइगर को देखेंगे तो टाइगर का बॉडी दिखाई देगा. सिमिलरली प्लांट में आ जाएगा तो बैनियन प्लांट देखेंगे तो बैनियन का बॉडी स्ट्रक्चर दिखाई देगा, मैंगो प्लांट देखेंगे तो मैंगो प्लांट का बॉडी स्ट्रक्चर दिखाई देगा. तो बॉडी स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सिमिलरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते, बहुत सारे बैक्टीरिया होते. यहाँ पर भी तुमको डिफरेंट माइक्रोब दिखाई देगा. जैसे एस्चेरिचिया कोला एक बैक्टीरिया का नाम 10th में पढ़े हो, एस्चेरिचिया कोला है. और एक है साल्मोनेला जो टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट. साल्मोनेला, साल्मोनेला, साल्मोनेला. तो ये दोनों देखेंगे तो एस्चेरिचिया कोली का बॉडी डिफरेंट होगा साल्मोनेला से. लेकिन यहाँ पर ये हमको नेकेड आई में दिखाई नहीं देंगे. ये दोनों को स्टडी करने के लिए एस्चेरिचिया इज डिफरेंट फ्रॉम साल्मोनेला, ये बात बोलने के लिए तुमको माइक्रोस्कोप का ज़रूरत है. लेकिन साइंटिस्ट लोग ऑलरेडी स्टडी करके दे चुके हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं. एस्चेरिचिया कोली इज कम्प्लीट डिफरेंट फ्रॉम साल्मोनेला. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट इन बॉडी स्ट्रक्चर. तो यहाँ से हमको क्लियर हो गया हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक बॉडी मिलेगा. वो बॉडी चाहे कुछ भी हो सकता है, एक छोटा हो सकता है बैक्टीरिया जैसा, बहुत बड़ा हो सकता है एलिफेंट जैसा, और मीडियम हो सकता है ह्यूमन या टाइगर जैसा, एनी एनिमल. अभी क्वेश्चन आता है ये बॉडी जो है, बॉडी डिफ्रेंशिएट कर देता है एक ऑर्गेनिज्म को और एक ऑर्गेनिज्म से, एक प्लांट को और एक प्लांट से, एक एनिमल को और एक एनिमल से. हाउ दिस बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ. नाउ दिस इज द क्वेश्चन, हाउ द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ, और हाउ दिस बॉडी स्ट्रक्चर इज फॉर. साइंटिस्ट लोग बहुत सारे एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चला ऑल द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट में है, द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सम यूनिट. एक नया वर्ड आ गया, यूनिट क्या है? यूनिट बहुत बार यूज कर चुके हो तुम लोअर क्लासेस में. यूनिट मीन्स स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट और स्ट्रक्चरल पार्ट मेनली इज कॉल्ड यूनिट. तो साइंटिस्ट लोगों को बहुत सारे यूनिट मिला, पार्ट मिला बॉडी के अंदर. समझ में नहीं आया, देखेंगे एक एग्जांपल के साथ. जैसे कि बिल्डिंग ले जाएंगे, एक हाउस और बिल्डिंग. ए बिल्डिंग इज मेड ऑफ मैनी ब्रिक्स. बहुत सारे ब्रिक ले जाऊंगा, ये ब्रिक को जोड़ दूंगा तो क्या होगा? फाइनली आई विल गेट ए बिल्डिंग. तो व्हाट आर द स्ट्रक्चरल पार्ट्स और यूनिट्स ऑफ ए बिल्डिंग आर द ब्रिक. तो टोटल बॉडी, this is the body of the building or home, this is the house, but each part, each smallest part is brick. तो यहाँ पर हम ब्रिक को यूनिट बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट. तो स्मॉलेस्ट पार्ट को जोड़ लेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाएगा. तो इसलिए हम बोल सकते हैं ऑल द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स मीन्स बड़ा स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स बहुत सारी चीज कंबाइन होके जिसको बनाएंगे उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स. सिमिलरली यहाँ पर देखो, ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स. ब्रिक इज द सिंपल, सिंपल से हो गया कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे ब्रिक ज्वाइन हो गए तो कॉम्प्लेक्स हो गया, ऐसा नो. तो दिस बिल्डिंग और दिस
House is a complex structure. It is having body, and this body of the building is made of small units known as a brick. इसी तरह हम अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बॉडी होता है, जैसे देखिए मैंगो का एक बॉडी, बैनियन प्लांट का भी एक बॉडी, लायन का भी एक बॉडी। ईच बॉडी इज मेड ऑफ ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर तो ब्रिक नहीं होगा, लेकिन ब्रिक जैसा, सिमिलर टू ब्रिक, जैसे ब्रिक मिलके एक बिल्डिंग बनाते हैं, बहुत सारे यूनिट जिसको बोलते हैं सेल। तो ए वाला इंपॉर्टेंट चीज है, सेल तुमको याद रखना है। जो यूनिट स्मॉलेस्ट पार्ट हम अभी तो खोज रहे थे वो आ गया सेल। तो व्हाट इज सेल? सेल इज द यूनिट ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अभी हम बोल सकते हैं व्हाट इज सेल। कोई हमको पूछे तो सेल क्या है, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं सेल इज नथिंग द यूनिट और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हो गया ना क्लियर? इजी, वेरी इजी। बायोलॉजी इज वेरी इजी, इन सिंपल टर्म्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर? तो एक तरीके से हमारा डेफिनेशन क्लियर हो गया। व्हाट इज सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट और यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हो गया? तो इसलिए सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे ब्रिक इज द यूनिट ऑफ बिल्डिंग। अगर तुमको एक बिल्डिंग चाहिए, ब्रिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, और किसी को लेके तो नहीं होगा। सिमिलरली एक लाइफ चाहिए, एक प्लांट चाहिए, या एक एनिमल चाहिए, या एक माइक्रोब चाहिए, तो सेल से स्टार्ट करना होगा। वही तो होता है ना, रिप्रोडक्शन में पढ़े हो, स्पर्म कंबाइंस विथ ओवम, एक जाइगोट बन जाता है, एक सेल। वो धीरे धीरे बड़ा होके एक प्लांट या एनिमल बना देता है। प्लांट का रिप्रोडक्शन होगा तो प्लांट बनेगा, एनिमल का रिप्रोडक्शन होगा तो एनिमल बनेगा। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल का डेफिनेशन हो जाएगा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बेसिक यूनिट बोला? यूनिट का मतलब बोल चुका हूँ ऑलरेडी, स्मॉलेस्ट पार्ट। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। जो भी लाइफ स्टार्ट होगा, वो प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सेल से ही स्टार्ट होगा। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और वी कैन से इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे तुम लोअर क्लासेस में पढ़े थे रदरफोर्ड्स मॉडल और तुम्हारा बोर्स एटॉमिक मॉडल में, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पर हम लाइफ का स्मॉलेस्ट यूनिट देख रहे हैं। एटम इज कैन बी स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर एनी सब्सटेंस, बट एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक एटम के पास लाइफ नहीं है, एक हाइड्रोजन के पास लाइफ नहीं है, एक ऑक्सीजन के पास लाइफ नहीं है। ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए, हम ऑक्सीजन लेते हैं बॉडी के अंदर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, लेकिन ऑक्सीजन इज नॉट लाइफ। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। ऑक्सीजन नॉट हैविंग लाइफ, हाइड्रोजन नॉट हैविंग लाइफ। तो जिसके पास लाइफ है, लाइफ जहां से स्टार्ट होता है वो है सेल। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर सेल का डेफिनेशन अच्छे तरह से देखें तो हमारा क्लियर हो गया सेल क्या है। कभी भी रटना नहीं है, चीज़ों को समझ जाओ और अपने आप लिख सकते हो। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। थोड़ा सेल के बारे में देखेंगे। व्हाट इज सेल? डेफिनेशन तो क्लियर हो गया। सेल, it is the basic unit of life. It is the basic unit of life. Basic unit of life for living organism. Or in layman's word, you can write the body of all living organism is made of some smallest parts or units known as cell. The body of living organism. और एक point हम बोल सकते हैं, body of living organism. Body of living organism. Organism consist of some units. Consists of some units known as cell, or in other word it is the structural and functional unit of life. Scientifically अगर देखें, scientifically what is the correct definition of cell? Cell is the basic unit of life and it is the structure. Cell is the structural and functional unit of life. Cell is the structural
structural and functional unit, structural and functional unit of living organism, functional unit of living organism, and it is the smallest unit capable of independent existence. It is the smallest unit capable of independent existence, independent existence and performing the essential functions of life, performing essential functions of life. कोई घबराने का जरूरत नहीं, सब समझाऊंगा। तो फर्स्ट सेल का तो डेफिनेशन क्लियर है, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल को जुड़ने से ही लाइफ मिलेगा। तो बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सम यूनिट्स नोन एज ए सेल, इट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, व्हाट इज रिटेन, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लिख दिया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। पहले यूनिट बोले थे, यूनिट मीन्स पार्ट, यहाँ पर और दो वर्ड जोड़ दिया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट? बॉडी का एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो चाहिए, जैसे एक बिल्डिंग, बड़ा बिल्डिंग या छोटा बिल्डिंग जो भी हो, स्ट्रक्चर जैसे भी रेक्टेंगुलर बिल्डिंग हो या सर्कुलर बिल्डिंग हो, जैसे भी शेप हो, उसको बनाने के लिए ब्रिक चाहिए। एक बड़ी जितना भी हाइट का हो, मैंगो प्लांट वेरी हाई, ग्रासेस आर वेरी स्मॉल, स्ट्रक्चर डिफरेंट, लेकिन वही ग्रास के अंदर में भी सेल है, मैंगो प्लांट, बैनियन प्लांट, जितने भी बड़ा हाइट हो उनके पास भी सेल है। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रक्चर, साइज, हाइट, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। बनाने के लिए सेल चाहिए। हो सकता है छोटा हाइट वाले प्लांट के लिए थोड़ा कम सेल यूज होगा, लेस नंबर ऑफ सेल्स आर यूज्ड। इन केस ऑफ लॉन्ग हाइट प्लांट्स देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मोर नंबर ऑफ सेल्स, लेकिन सेल होगा, नंबर ऑफ सेल में वैरी, तो इसलिए सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। सिमिलरली और एक टर्म आ गया फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल मीन्स वर्किंग यूनिट। बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन होता है, जैसे हमारे बॉडी, ह्यूमन बॉडी, अगर ह्यूमन बॉडी देखें, ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, डाइजेशन के लिए तुम्हारा स्टोमक सेल यूज होते हैं, इंटेस्टाइन सेल यूज होते हैं, ईसोफागस सेल यूज होते हैं। सिमिलरली सर्कुलेशन के लिए हार्ट सेल यूज होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए लॉन्ग सेल यूज होते हैं, एक्सक्रेशन के लिए किडनी सेल यूज होते हैं। तो फंक्शनल यूनिट, ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी आर फंक्शनिंग, योर किडनी इज फंक्शनिंग बिकॉज ऑफ सेल्स, योर स्टोमक इज फंक्शनिंग बिकॉज ऑफ सेल्स, योर लंग्स इज फंक्शनिंग बिकॉज ऑफ सेल। तो फंक्शनल यूनिट, जिस दिन ये फंक्शन स्टॉप हो जाएगा तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल पाओगे, वो डेड। तो इसलिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए स्ट्रक्चर भी की जरूरत है, फंक्शन भी जरूरत है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट दोनों को परफॉर्म करता है सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ये तो पता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट पार्ट, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एक सेल के पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने का कैपेबिलिटी है। एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल में बना हुआ ऑर्गेनिज्म, जैसे अमोइबा, बैक्टीरिया, दीज आर सिंगल सेल। आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल बट देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमोइबा कैन लिव इंडिपेंडेंटली, एक सेल है और वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन हमारा बॉडी के अंदर जो सेल है वो इंडिपेंडेंट नहीं, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं। हमारा बॉडी इंडिपेंडेंट है लेकिन सेल, जैसे कि स्टोमक सेल का फंक्शन ओनली है सर्कुलेशन, किडनी का फंक्शन ओनली एक्सक्रेशन, लेकिन टुगेदर ये सब मिल जाते हुए एक कंप्लीट स्ट्रक्चर। वो मल्टी सेलुलर में थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आएगा, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन एक सेल के पास क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने का कैपेबिलिटी है। ए सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म्स एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जो बोला, जैसे हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, इसलिए हम सर्वाइव करते हैं।
एक अमोइबा का बॉडी एक सेल में बना हुआ है, यूनिसेलुलर, लेकिन अमोइबा के बॉडी के अंदर डाइजेशन भी होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रेशन होता है, सर्कुलेशन, एक सेल के अंदर हर फंक्शन होता है, इसलिए उसको बोलते हैं एसेंशियल फंक्शंस, परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। लेकिन अगर सेल को देखें, सेल स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली परफॉर्म ऑल द फंक्शन, बट द सेल स्ट्रक्चर, अगर सेल का स्ट्रक्चर देखें, सेल स्ट्रक्चर वेरीज फ्रॉम वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे टाइप का है, एनिमल, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर एक हम एनिमल को देखें, एनिमल का सेल जैसे दिखाई देगा, एक प्लांट का सेल ऐसे दिखाई नहीं देगा, एक बैक्टीरिया का सेल ऐसे नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। कॉमन सिमिलरिटी, सम सिमिलरिटीज आर देयर, बट डिफरेंसेस आर स्टिल एग्जिस्ट. So that's why we have to separately study each and every cell. तो first we'll discuss about plant cell, structure of plant cell. तो हम plant cell के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. Plant cell, then animal cell, then bacteria और वायरस जो भी है धीरे धीरे हम स्टडी करेंगे. अगर कुछ डाउट होगा तो मैं सेपरेटली एक डाउट सेक्शन करवाऊंगा, या नीचे तुम कमेंट में लिखो, मैं डाउट क्लियर करने के लिए हमेशा रेडी हूँ. ओके, तो नाउ कम टू स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल. स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, ऑफ ए प्लांट सेल. एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट सेल. प्लांट सेल्स आर जनरली रेक्टेंगुलर सेल्स, रेक्टेंगुलर टू पॉलीगोनल. बहुत सारे शेप आ सकता है. अगर देखेंगे एक प्लांट सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेनली दे आर पॉलीगोनल इन शेप. प्लांट सेल्स आर पॉलीगोनल, मीन्स बहुत सारे साइड होता है. एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, प्लांट सेल्स आर पॉलीगोनल इन शेप. बहुत सारे सेल एक साथ रहते हैं, लेकिन मैं एक सेल को सेपरेट करके ले आया प्लांट बॉडी से. दिस इज ए प्लांट सेल, स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट सेल. अगर एक प्लांट सेल को देखेंगे, प्लांट सेल इज कवर्ड बाय मेनी कवरिंग्स. तो पहले हम कवरिंग से शुरू करेंगे. ऑल द प्लांट सेल्स आर कवर्ड बाय ए नॉन लिविंग कवरिंग. नॉन लिविंग कवरिंग. ऑल द प्लांट सेल्स आर कवर्ड बाय ए नॉन लिविंग, सिंगल नॉन लिविंग कवरिंग. अगर देखेंगे एनी प्लांट सेल यू टेक, all the plant cells are covered by a non-living covering. Cell is living but cover is non-living, and this non-living covering of plant cell is known as a cell wall. इसको क्या बोलते हैं? Cell wall. The non-living covering of plant cell is known as cell wall. But just immediately below the cell wall तुमको और एक कवर मिलेगा. But this covering is living, and this covering is known as a cell membrane or plasma membrane. Cell membrane or plasma membrane. Cell membrane or plasma membrane. So cell wall is the outermost covering which is non-living. Cell wall is non-living. This one is non-living. Cell wall is non-living one, non-living covering. But cell membrane is living covering. जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, वी ऑल वेयर क्लॉथ्स एंड आवर बॉडी ऑल्सो हैविंग ए कवर. हमारे बॉडी में दो कवर है अभी. एक हमारा स्किन है, स्किन का कवर, और एक है हमारा क्लॉथ्स का कवर, ड्रेस का कवर, शर्ट या पैंट का कवर. अगर देखें ये दोनों कवर में आउटर काउंट, द कवरिंग ऑफ क्लॉथ्स, The covering of clothes is non-living. Similarly, हम बोल सकते हैं कि एक प्लांट का सेल वॉल इज द क्लॉथ्स. ये शर्ट पहने हुए, ऐसा नो. तो सेल वॉल इज द कवरिंग, नॉन लिविंग कवरिंग, जस्ट लाइक द कवरिंग आवर बॉडी इज कवर्ड बाय a dress, but that is non-living. Dress is non-living, but cell membrane is living. Again, take the same example. The covering of your dress, the covering of your dress is non-living, but cell membrane is living. But cell membrane is living. Again, take the same example. The covering of your dress, the covering of your dress is non-living, but cell membrane is living. The covering of your dress is non-living, but cell membrane is living.
इज नॉन लिविंग, बट योर स्किन को थोड़ा कट करो, ब्लड निकलेगा नहीं, तो स्किन इज लिविंग। सिमिलरली यहाँ पर दो कवर है प्लांट सेल का, एक है स्किन, प्लांट का स्किन जो है सेल मेम्ब्रेन वो है लिविंग, लेकिन प्लांट का सेल वॉल जो ड्रेस का कवर है वो है नॉन लिविंग। तो कवर पार्ट कंप्लीट। अभी थोड़ा अंदर चलेंगे, प्लांट सेल के अंदर। अगर प्लांट सेल के अंदर देखेंगे, इनसाइड द प्लांट सेल, द इनसाइड इनर वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल, कंप्लीट वॉल्यूम कंसिस्ट ऑफ सम सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। सेमी फ्लूइड का मतलब क्या है? नॉट कंप्लीट लिक्विड और नॉट कंप्लीट सॉलिड, सम सेमी फ्लूइड सब्सटेंस फील्ड इनसाइड द सेल। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एक स्ट्रक्चर इनसाइड प्लांट सेल का। सेंटर में जो स्ट्रक्चर है एक स्पीयर लाइक स्ट्रक्चर है प्लांट सेल, एक स्पीयर, नॉट ऑलमोस्ट एट सेंटर, अप्रोक्सीमेटली एट सेंटर, नॉट एग्जैक्टली, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, वेरिएशन भी है। तो सेल के अंदर एक स्पीयर जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, उस स्पीयर का नाम है न्यूक्लियस। वो स्पीयर, वो बॉल का नाम है न्यूक्लियस। जैसे हमारा सेल के ऊपर दो कवर था, एक है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, उस स्पीयर को कवर करके भी मेम्ब्रेन है। वो मेम्ब्रेन के ऊपर डिटेल हम स्टडी करेंगे बाद में, न्यूक्लियस का एक सेपरेट क्लास लेंगे, लेकिन यहाँ पर जनरल क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दिस न्यूक्लियस, दिस स्पीयर इज न्यूक्लियस एंड दिस न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय ए कवरिंग। जैसे उनका कवर क्या था? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस का कवर को बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे तो इस स्पीयर के अंदर तुमको कुछ फ्लूइड मिलेगा, सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड मीन्स जेल जैसा, कंप्लीट सॉलिड नहीं बोल पाएंगे या कंप्लीट लिक्विड नहीं बोल पाएंगे। तो ये सेमी फ्लूइड सब्सटेंस को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, वो बॉल के अंदर कुछ फ्लूइड है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। लेकिन ये फ्लूइड के अंदर फिर से दो चीज फ्लोट कर रहे होंगे। क्या? ये जो फ्लूइड मिला न्यूक्लियोप्लाज्म इज द सेमी फ्लूइड, इसके अंदर बहुत सारे थ्रेड मिलेंगे, थ्रेड्स और रोप लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस थ्रेड्स आर मेड ऑफ डीएनए। डीएनए सबको पता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये जो थ्रेड सब है, ये थ्रेड सब डीएनए में बना हुआ है, एंड दिस थ्रेड्स along with some proteins these are present। वो थ्रेड के साथ, वो डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन मिलके हैं, हिस्टोन प्रोटीन जिसको बोलते हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे वो प्रोटीन का नाम क्या है, क्यों उनको हिस्टोन प्रोटीन बोला जाता है। तो अभी याद रखो, कुछ प्रोटीन और डीएनए मिलके कुछ थ्रेड बनाए हैं जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म के ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहे हैं। उनको बोलते हैं क्रोमाटिन। क्रोमाटिन ओनली तुम टर्म्स याद रखो, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्रोमाटिन। तो तीनों टर्म अभी कवर हो गया न्यूक्लियस के बारे में। इसका कवर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, जेल लाइक फ्लूइड, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, कुछ क्रोमाटिन थ्रेड मिलेंगे, थ्रेड्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये सब क्रोमाटिन, डीएनए और प्रोटीन का थ्रेड। इसके साथ और एक चीज, और एक छोटा सा स्पीयर मिलेगा इसके अंदर। बहुत सारे, एक हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे स्पीयर मिलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। उन स्पीयर को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर जो छोटा सा और एक स्पीयर मिलेगा, न्यूक्लियोलस, प्लूरल हो जाएगा, न्यूक्लियोली, मोर देन वन हो जाएगा। तो ये चारों पोर्शन तुमको याद रखना होगा न्यूक्लियस के पास क्या क्या है। पहले इनिशियली दो कवर डिस्कस किए, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अभी आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास चार पोर्शन आ गया। न्यूक्लियस का भी एक कवर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमाटिन, न्यूक्लियोलस। ये चारों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या हुआ? न्यूक्लियस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फोर स्ट्रक्चर्स। अभी क्वेश्चन आता है, हमारे पास सेल का कवर है, न्यूक्लियस भी है, लेकिन ये जो न्यूक्लियस और कवर के बीच जो गैप है, ये क्या एम्प्टी स्पेस है
Is this portion empty? No. If you look at the cell, this space between membrane and the membrane of nucleus, nuclear membrane, ये दोनों के बीच जो स्पेस है उसके अंदर भी बहुत सारे चीज है। क्या? जैसे डिस्कस किए थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक जेल जैसा फ्लूइड था जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। फ्लूइड मीन्स प्लाज्म। सिमिलरली इस पोर्शन में तुमको कुछ जेल लाइक फ्लूइड मिलेगा, इस पोर्शन में भी। एंड दिस जेल लाइक सब्सटेंस इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्लियर हुआ? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या है? तो अभी सेल के अंदर हमको कोई पूछे कितना फ्लूइड है, जेल लाइक सब्सटेंस है, 2 जेल लाइक सब्सटेंस है सेल के अंदर, एक है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और एक है न्यूक्लियस के बाहर। न्यूक्लियस के बाहर देखेंगे तो ये जो पोर्शन में सराउंडिंग द न्यूक्लियस, यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स मिलेगा। लेकिन ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ओनली नहीं रहता है, नॉट अलोन। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे चीज फ्लोट कर रहे होंगे। जस्ट लाइक न्यूक्लियोप्लाज्म में डिस्कस किए थे, न्यूक्लियोप्लाज्म इज द फ्लूइड्स इन व्हिच 2 थिंग्स आर फ्लोटिंग, क्रोमाटिन एंड न्यूक्लियोलस। अगर देखें ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर में भी बहुत सारी चीज मिलेगा। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल ले जाएंगे। जैसे छोटे क्लास में हम पढ़े हैं माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। सेल को जितना पावर चाहिए वो प्रोवाइड करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल है तो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए एक प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट यूज होता है, वो भी होगा। कैमिलो गल्गी डिस्कवर किए थे गल्गी कॉम्प्लेक्स, वो गल्गी कॉम्प्लेक्स भी मिलेंगे, गल्गी कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे चीज मिलेंगे, लाइसोजोम मिलेंगे, राइबोजोम मिलेंगे, माइक्रोट्यूबुल्स मिलेंगे, माइक्रोफिलामेंट्स मिलेंगे, सेंट्रियोल्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर तुमको माइटोकॉन्ड्रिया मिला, प्लास्टिड मिला, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोजोम, राइबोजोम, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे। ये सब स्ट्रक्चर को एक वर्ड में बोला जाता है ये ऑर्गेनेल्स। ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज ऑर्गेनेल्स। वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, प्लास्टिड हो या गल्गी कॉम्प्लेक्स हो, जो भी स्ट्रक्चर हो, ये सबको मिला के क्या बोला जाता है? ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर टुगेदर कॉल्ड एज ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स जैसे बच्चों समझेंगे ऑर्गेनेल क्यों बोले। जैसे एक क्लास के अंदर, हमारे क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। जैसे किसी का नाम राम हो सकता है, किसी का नाम श्याम हो सकता है। मैं तो राम श्याम ऐसे सबका नाम याद नहीं रख पाऊँगा, तो अगर मैं स्टूडेंट वर्ड यूज करूँगा, स्टूडेंट प्लीज यू स्टैंड अप, यू स्टैंड अप, तो एवरीबडी विल रेस्पॉन्ड, ऐसा नहीं। तो जैसे स्टूडेंट एक जनरल टर्म हो गया। ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल इज ए जनरल टर्म फॉर ऑल दिस स्ट्रक्चर्स व्हिच आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स। तो ऑर्गेनेल क्या है? ऑर्गेनेल आर द स्मॉल स्ट्रक्चर व्हिच आर फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो इसलिए हम न्यूक्लियस जब डिस्कस किए थे, न्यूक्लियस के अंदर 4 पोर्शन मिला, एक कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, एक फ्लूइड, क्रोमाटिन एंड न्यूक्लियोलस। ये चारों मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो साइटोप्लाज्म में भी हमारा 2 पोर्शन मिल गया, साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स और कुछ ऑर्गेनेल्स। तो अभी ये दोनों को मिला के एक स्ट्रक्चर बोला जाता है। साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स प्लस ऑर्गेनेल आर नोन एज साइटोप्लाज्म। ये दोनों को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो अभी प्लांट सेल का स्ट्रक्चर खत्म हो गया। तो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एटलीस्ट हमको 4 टर्म यूज करना होगा। अगर कोई पूछे प्लांट सेल में क्या क्या है,
हमको बोलना है प्लांट सेल के पास पहले दो कवर है, जैसे हमारा बॉडी का कवर एक स्किन है, स्किन के ऊपर हमारा ड्रेस है, ड्रेस इज नॉन लिविंग, स्किन इज लिविंग, उनका भी एक ड्रेस है सेल वॉल नॉन लिविंग, और एक लिविंग जो है सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? ये दोनों को छोड़ के और दो टर्म हमको याद रखना होगा, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये चारों को याद रख लेंगे तो सेल, प्लांट सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम कभी भी किसी भी कंडीशन में लिख सकते हैं। चारों टर्म ओनली सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन्स आर द कवर. Nucleus is a sphere present approximately or close to the center. This sphere is covered by covering nuclear membrane. इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, कुछ थ्रेड मिलेंगे क्रोमाटिन जो डीएनए और प्रोटीन में बना है, और कुछ छोटा छोटा स्पेरिकल बॉल मिलेंगे जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो टोटल न्यूक्लियस। सिमिलरली साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर दो चीज़ें है। साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स जो ओनली फ्लूइड पोर्शन है, वो फ्लूइड के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स फ्लोट कर रहे हैं जिनको ऑर्गेनेल बोलते हैं, और ऑर्गेनेल में बहुत सारा ऑर्गेनेल आएगा। तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, प्लास्टिड आएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, लाइसोसोम, स्पेरोसोम, पेरोक्सिसोम, माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो एटलीस्ट ये चारों टर्म तुमको याद रखना होगा, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दिस मच for this lecture. So if you have any doubt you can ask in the comment section, but इतना मैं बोलूँगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो लेक्चर दे रहा हूँ, 2-3 बार अगर तुम वीडियो लेक्चर देख ले, या एक बार अच्छे तरह से 100% कंसंट्रेशन देख ले, कोई भी चीज़ तुमको प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। बट these lectures are helpful to your board exam, CBSE board and also different state boards. बट एंट्रेंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए। एंट्रेंस के लिए मैं सेपरेट चीज़ बताऊंगा। मैक्सिमम एंट्रेंस में भी तुम्हारा 80 to 90% विल कवर फ्रॉम दिस पार्ट। एंड NCERT, वी हैव टू फॉलो NCERT बुक फॉर एंट्रेंस, एंड each and every part line of NCERT is important. तो एक्स्ट्रा चीज़ मैं और एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। तो दिस मच फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।